तो लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन किया था सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज मेल्टिंग, फ्यूजन, लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग या आपका वेपराइजेशन, फिर गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन, एंड लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। सबके पहले दोनों दोनों नाम देखे हैं, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन, क्योंकि लास्ट अच्छा सब्लिमेशन भी देखे थे लास्ट क्लास में। आयोडीन, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, ये सब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं और गैस से वापस से सॉलिड में, वाइस वर्सा। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इवेपोरेशन भी लगभग सेम फिनोमिना है, उसमें भी लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या है अपन आज पढ़ते हैं। बैठ गए तो पढ़ ले कुछ आगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है, इसमें भी प्रोसेस वही हो रहा है। एक लिक्विड स्टेट से हम गैसियस स्टेट में कन्वर्जन कर रहे हैं, राइट। ये आपका लिक्विड स्टेट है, उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इसके लिए कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता। ये है बेसिक डिफरेंस बॉइलिंग और इवेपोरेशन का। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, और वहां हम क्या बोलते थे, एट बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो इवेपोरेट इससे कम टेम्परेचर पे हो जाए। रूम टेम्परेचर पे हो जाता है ना, मैं अगर आज यहाँ पे थोड़ा पानी गिरा के चले जाऊं तो कल आऊंगा तो कल तक वो पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या 100 डिग्री थोड़ी ना हुआ होगा। 100 डिग्री होगा तो अपन जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, 100 डिग्री तो अपन झेल ही नहीं पाएंगे, 40 डिग्री में तो हालत खराब हो जा रही है हमारी, राइट। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट आपका इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाता है, यानी कि लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के रेट को कम ज्यादा करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को समझाने के लिए जैती, एम आई ऑडिबल जैती? हेलो जैती, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? Yes, sir. चलो टॉपिक के मिडिल में है, तब कोशिश करो समझने की। ठीक है, Yes, sir. तो इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवेपोरेशन के रेट को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो पहला फैक्टर होता है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग के घर में जब मम्मी कपड़ा सुखाती होगी ऊपर छत में जाके, तो कैसे सुखाती कपड़ा, फैला के सुखाती है कि घड़ी करके सुखाती है? फैला के सुखाते हैं, हम कपड़े को घड़ी करके तो नहीं सुखाते। उसका कारण क्या होता है कि फैलाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अगर मैं घड़ी कर दूंगा तो वो कम एरिया में आ जाएगा, तो इवेपोरेशन का रेट बहुत कम होगा, तो उस कपड़े को सूखने में टाइम लगेगा। एक्चुअली इवेपोरेशन ही तो हो रहा है, आपके कपड़ों में जो भी पानी है ना, वो सनलाइट के प्रेजेंस में इवेपोरेट हो रहा है जल्दी। रूम में भी होगा पर रूम में उसको इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब आपका टेम्परेचर भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि रूम के अंदर टेम्परेचर कम होगा बट छत में सनलाइट के प्रेजेंस में टेम्परेचर ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? तो एक फैक्टर हुआ सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना, इवेपोरेशन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। समझ गए? और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ये समझ में आ रहा है दोनों फैक्टर सभी को? Yes, sir. हाँ, कुछ बोले क्या दर्शना? No, sir. क्लियर है ना दोनों फैक्टर, सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर? हाँ सर क्लियर है। ओके। थर्ड आपका फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है इट इज द वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर। एयर में कितना नमी है,
उसको अपन ह्यूमिडिटी बोलते हैं, है ना। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना तो आपका इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है, क्योंकि एयर में ऑलरेडी क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स, है ना। चलो मान लो अगर धूप अच्छी नहीं है पर हवा भी तेज चल रही तो भी कपड़े सूख जाते हैं। जरूरी नहीं कि धूप ही चाहिए कपड़ों को सुखाने के लिए, अगर हवा भी तेज चल रही है ना तब भी आपके कपड़े सूख जाएंगे। बट अगर उस हवा में नमी है तो जब वो हवा आपके कपड़ों से टकराएगी, दैट विंड विल स्ट्राइक योर क्लोथ्स, तो वो ऑलरेडी उसके अंदर पानी है, इसमें विंड में, तो वो और आपके जो कपड़े हैं ना उसको और थोड़ा सा गीला भी कर सकती है, समझ रहे हैं? जैसे कभी मैं ऐसा मान के चलो, जैसे आप ठंड के दिनों में अगर कपड़ा सुखा दिए हो रात को, सूख गया वो कपड़ा, पर तब भी वो रात भर पड़ा है तो वो ओस की बूंदों के कारण वो कपड़ा हल्का सा गीला हो जाता है या थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी के कारण ना आपका टेम्परेचर, सॉरी, आपका जो इवापोरेशन है वो कम हो जाता है, समझ रहे हैं? तो ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन। ह्यूमिडिटी अगर कम है तो आपका इवापोरेशन रेट बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा। क्लियर है सबको? थर्ड फैक्टर ह्यूमिडिटी। हाँ सर। जैसी समझ में आ रहा है कुछ? फोर्थ फैक्टर है आपका विंड स्पीड, हवा कितनी तेजी से चल रही है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा नाम, ये आपको नाम सही, कि अगर विंड की स्पीड स्लो होगी तो इवेपोरेशन धीरे होगा, और विंड की स्पीड फास्टर होगी तो आपका इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। इवेपोरेशन का रेट इन चार फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया इवेपोरेशन क्या है एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स इवेपोरेशन इज डिपेंडेंट। अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन का एक कंसेप्ट होता है, एक आपका फिनोमिना होता है, दैट इज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है। इसका क्या मतलब है देखते हैं। During the process of evaporation, the particles of liquid absorb energy or latent heat of vaporization. तभी तो वेपर बनेंगे ना। ये latent heat of vaporization क्या था? It is the energy required by a liquid molecule to convert into vapor. पढ़े थे ना लास्ट क्लास में? It is the energy required for converting a liquid molecule into vapor. उसी को हम latent heat of vaporization बोलते हैं, राइट? तो आपका जो लिक्विड पार्टिकल होता है ना वो उतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करता है सराउंडिंग से। इवेपोरेशन हो रहा है ना तो सराउंडिंग से एनर्जी देगा, क्योंकि अपन हीट तो कर नहीं रहे हैं। बॉइलिंग में हम हीटिंग करते हैं, प्रॉपर नीचे बर्नर लगा के गैस चालू करके हम हीटिंग करते हैं, बट इवेपोरेशन में हम अपने आप से कुछ हीटिंग नहीं कर रहे हैं, जो चीजें हो रही है अपने आप हो रही है, समझ रहे हो? तो फ्रॉम द सराउंडिंग इट टेक्स एनर्जी, आपका लिक्विड मॉलिक्यूल एनर्जी लेता है और इवेपोरेट होके वेपर बन के चला जाता है, ठीक है, टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड। इवेपोरेट होके आपका लिक्विड तो वेपर बन के चला गया, आसपास की जगह को वो ठंडा कर दिया। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? इसका बेस्ट एग्जांपल है कि गर्मी के दिनों में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं, वुलन नहीं पहनते। कोई पहनता है क्या वुलन गर्मी के दिनों में? आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन, मैं जो समझा रहा हूँ? गर्मी के दिनों में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं, उसका कारण है कि कॉटन का ना एक प्रॉपर्टी होता है कि वो ना पानी सोख लेता है। अगर जैसे मान लो मैंने आज कॉटन की शर्ट पहनी, अंदर पसीना आता है ना, हमारा ये सब गीला हो जाता है, पीठ गीली हो जाती है, किसी को अगर बहुत ज्यादा पसीना आता है तो उसका शर्ट वर्ट सब पूरा भीग जाता है पसीने से, है ना। तो उसका पसीना क्या होगा, वो शर्ट में आ जाएगा पसीना, क्योंकि कॉटन पहनोगे तो कॉटन उस पसीने को सोख लेगा, ऊपर ले आएगा, और ऊपर आने के बाद क्या होगा, सन की एनर्जी से वो आपका स्वेट इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होगा ना तो आपका जो, आपको थोड़ा सा कूल फील होगा। जैसे अभी पसीना रहता है और पंखा चला दो तो ठंडी लगती है ना हमें, ये पसीना है यहाँ पे, वो पसीना जैसे ही इवेपोरेट होता है बिकॉज ऑफ द विंड तो आपको ठंडा लगता है, समझ रहे हैं? तो कोई भी एक्चुअली क्या होता है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना। आप इसको ऐसे मान के चलो, ये लिक्विड का एक सरफेस है, ये लिक्विड का दूसरा उसके नीचे वाला सरफेस है। तो पहले क्या है, यही सरफेस इवेपोरेट होगा ना, क्योंकि ये आपका ऊपर एनवायरनमेंट के
एक्सपोजर में है, यही सरफेस है जिसमें सनलाइट पड़ रही है, ये सरफेस तो बेचारा नीचे है। तो जैसे ही इस सरफेस को प्रॉपर एनर्जी मिलेगी ये इवेपोरेट होके चला जाएगा। तो इसको एनर्जी मिली मतलब ये लेयर गर्म थी, अब जो ये लेयर हटी, अब जो लेयर आई है वो इससे ठंडी है, अब धीरे से ये भी गर्म होगी, ये भी उड़ जाएगी, तो तीसरी लेयर आएगी। समझ रहे? तो जो एक लेयर इवेपोरेट होके गई ना, तो जो बचा हुआ सामान है ना, जो चीज बची हुई है वो ठंडी रहती है। समझ गए? इसका एक एग्जांपल और है, एक तो मैंने आपको ये कॉटन क्लॉथ वाला बता दिया, एक और एग्जांपल है अर्दन पॉट। गर्मी के दिनों में हम मटके में पानी भरते हैं ना, भरते हो कि नहीं मटके में पानी, वो ठंडा रहता है ना, मटके का पानी ठंडा रहता है। उसका कारण क्या है, अब आपके मटके में ना पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद नहीं बोल रहा, छेद होगा तो पानी बाहर आ जाएगा ना, पोर्स होते हैं जिससे ना आपका मटके का बाहर का सरफेस गीला हो जाता है। गीला हो गया मतलब पानी बाहर आया है, अब वो पानी इवेपोरेट होगा, और अगर वो पानी इवेपोरेट होगा ना तो आपके मटके के सरफेस को ठंडा कर देगा, इसलिए अंदर का पानी ठंडा हो जाता है, मटके में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। एक और एग्जांपल देते हैं, कभी परफ्यूम यूज किया आपने, डिओड्रेंट या परफ्यूम, उसको कभी ना यहीं पे छिटक के देखना, यहाँ पे हाथ में। कभी आप जैसे शॉप में खरीदने जाते हो ना परफ्यूम या डिओ, तो वो यही टेस्टिंग करता है, ऐसा लेगा यहाँ पे छिड़केगा, बोलेगा भैया एक बार स्मेल करके देख लो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आपको मैं ये दे दूँ। तो जब आप यहाँ पे स्प्रे करोगे ना, तो ये वाला जो जहाँ पे आपने स्प्रे किया वो आपका ठंडा लगता है ना। उसका कारण क्या है, आपने जैसी डिओड्रेंट यहाँ छिड़का है ना, तो डिओड्रेंट के मॉलिक्यूल्स को आपका बॉडी टेम्परेचर तो अच्छा खासा रहता है ना, डिओड्रेंट का मॉलिक्यूल उस बॉडी टेम्परेचर डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाता है, कुछ देर के बाद वो स्मेल चली जाती है ना। थोड़ा आज आपने लगाया तो जिंदगी भर ये स्मेल रहेगी, कि मैं ये हाथ नहीं धोऊंगा सर तो मेरा ये स्मेल हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होगा, वो स्मेल थोड़ा देर बाद आपका उड़ जाना है। ठीक है, तो वो जब आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ से उड़ गए, इवेपोरेट हो गए, उनको इवेपोरेशन कैसे हुआ, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर वाज इनफ टू इवेपोरेट दोस मॉलिक्यूल्स, तो उनका इवेपोरेशन हुआ और आपका हाथ ठंडा हुआ। ये तीनों एग्जांपल समझ में आया, एक कॉटन क्लॉथ वाला, एक अर्दन पॉट वाला, और एक डिओड्रेंट वाला। आप दोनों को समझ में आया जयती एंड दर्शना? यस सर। तो ये तीनों में ही क्या हो रहा है, आपका इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है और इससे कूलिंग हो रही है। अच्छा, हमारा डेजर्ट कूलर कैसे काम करता है? डेजर्ट कूलर तो हम खिड़कियों में लगाते हैं ना कूलर, पीछे खस रहता है, पानी पानी भी डालते हैं अपन, पानी मोटर से चढ़ के ऊपर जाता है, आप कभी अंदर ऑब्जर्व किया कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मोटर पानी ऊपर चढ़ाती है और ऊपर 3 पाइप लगे रहता है, वो तीनों पाइप ना खस को पानी देता है, एक पीछे वाला रहेगा, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, तो तीनों जगह पानी आपके खस को गीला कर रहा है, आजू बाजू वाले को भी, पीछे वाले, ये ऑब्जर्व किए सभी कूलर में। तो खस गीला होने से क्या होता है, खस गीला हो गया, अब खस आपका सन के प्रेजेंट में या फिर आपके खस के पानी को एनर्जी मिलेगी, वो इवेपोरेट हो, तब आपको ठंडी हवा मिलती है। समझ रहे हैं? आप लोग को आ रहा है समझ में तीनों फिनोमिना? यस सर। 4 हो गए ना, 4 बता दिए, कॉटन पॉट हो गया, परफ्यूम हो गया, कॉटन क्लॉथ हो गया, और आपका ये डेजर्ट कूलर वाला। एक क्वेश्चन आता है डेजर्ट कूलर का, मैं आपको बताता हूँ कि डेजर्ट कूलर ना 2 टाइप के दिन है, समझना आपके दिन 2 टाइप के हैं, एक है आपका हॉट प्लस ह्यूमिड डे, मतलब गर्मी तो है बट थोड़ी सी चिपचिपी वाली गर्मी है, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल आपके स्किन पे आके यहाँ पे चिपक गए। जनरली ये इस टाइप की गर्मी कहाँ होती है पता है? कोस्टल एरिया में। आप मुंबई चले जाओ, मुंबई में समंदर है ना, कलकत्ता चले जाओ, इन जगहों पे क्या है ना, समंदर है, वहां का पानी ज्यादा इवेपोरेट होता है, तो एयर में ह्यूमिडिटी का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और यही एयर हमारे जब स्किन से आके टकराती है तो हमको यहाँ पे चिपचिपा लगता है, गर्मी तो लगी रही है और वो चिपचिपी टाइप की गर्मी होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमिड। तो एक टाइप का दिन है हॉट एंड ह्यूमिड डे, और दूसरा दिन है हॉट प्लस ड्राई डे। राजस्थान पकड़ लो, वहां तो पानी भी नहीं है ना इतना ज्यादा कि इवेपोरेट होगा, तो आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये समझ लो ये मुंबई वाला दिन है और ये राजस्थान का दिन है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि डेजर्ट कूलर सबसे अच्छे तरीके से
कौन से दिन पे काम करेगा? यहाँ अच्छा वर्किंग करेगा आपका डेजर्ट कूलर, या यहाँ अच्छा वर्किंग करेगा आपका डेजर्ट कूलर? सोच के बताओ। Where will your desert cooler work properly? In a hot humid day or in a hot dry day? hot dry day. ओके, हॉट ड्राई डे आंसर आया है। और कोई अटेंड करेगा? जयती, हॉट ड्राई डे, रीजन क्यों ऐसा बोला आपने? दर्शना, क्योंकि बहुत करेक्ट, ड्राई है। सॉरी, हाँ क्या बोल रहे हो? क्योंकि कूलर चलो ठीक है, नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग बताओ। क्या ठीक, देखो अगर ह्यूमिड डे है ना, तो अभी हमने पढ़ा ना पीछे कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होती है तो इवापोरेशन का रेट कम हो जाता है, और अगर इवापोरेशन कम होगा तो कूलिंग कम होगी, बस इवापोरेशन ही तो है जिससे कूलिंग हो रही है। और वही ड्राई डे में क्या होगा? ह्यूमिडिटी कम है, आपकी एयर जो है वो ड्राई है। यहाँ पे आपकी एयर ह्यूमिड थी, यहाँ पे आपकी एयर ड्राई है, तो यहाँ पे कूलिंग अच्छी होगी क्योंकि इवापोरेशन ज्यादा होगा। समझ में आया दर्शना, जयती? यस सर। तो आप क्या सोच के बोले थे, मैं वो जानना चाहता हूँ दर्शना। सर आप क्या सोच के ड्राई डे में बोले थे, वो मैं जानना चाह रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना रीजन? हाँ सर। ओके चलो, लास्ट टॉपिक है हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक जो है इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। दोनों में एक चीज कॉमन है कि लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब डिफरेंसेस क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि इवेपोरेशन आपका सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस बाय सरफेस वाटर इवेपोरेट होता है, या कोई भी लिक्विड सरफेस बाय सरफेस ही इवेपोरेट होती है। बट बॉइलिंग में क्या होता है, आपका जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पहुंचता है, आप देखते हो नीचे से बबल आना चालू होते हैं। अभी देखिए पानी बॉइल होता हुआ, पानी जब तक आपका बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता ना, तब तक वो एकदम स्टिल रहता है। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचा, नीचे से बबल आने चालू हो जाता है पानी, मतलब वो एक बल्क फिनोमिना है। तो क्या है बल्क? मतलब पूरा, ऐसा होल आपका पूरा का पूरा वाटर का जो बल्क है वो एक साथ वेपराइज होना चालू करता है। बट यहाँ पे लेयर बाय लेयर, सरफेस बाय सरफेस इवेपोरेशन होता है। समझ में आ रहा है पहला पॉइंट? सेकेंड पॉइंट है कि इवेपोरेशन आपका कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है, उसके लिए कोई एक फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं, ठीक है। जबकि हमको पता है बॉइलिंग के लिए तो एक बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत होती है। जैसे वाटर विल बॉइल ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप बोलो कि 90 तक पहुंच गया, वाटर बॉइल नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर पहुंचा नहीं है वहां तक। समझ गए? थर्ड पॉइंट है इवेपोरेशन थोड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि टेम्परेचर कम है ना, तो प्रोसेस ओवरऑल स्लो होता है। जैसे मैंने बोला ना कि मैं आज अगर यहाँ पानी फेंकूं तो उसको 4-5-6 घंटे लग जाएंगे पूरा इवेपोरेट होने में, गायब होने में। और वही अगर आप उतने ही वाटर को बॉईल कर दो, 15-20 मिनट गैस पर रख दो, आपका पूरा गैस के कारण आपका पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पूरा वेपर बन जाएगा और गंजी खाली हो जाएगी तुरंत। इट इज अ फास्ट प्रोसेस, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है, क्योंकि अपन देखिए ना इवेपोरेशन प्रोसेस कूलिंग, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बॉइलिंग के कारण कूलिंग नहीं होती है। इनफैक्ट वो आपका जो जिस जिस कंटेनर में आप बॉइल करोगे वो और गर्म हो जाता है ना, और आसपास की जगह को भी गर्म कर देना, क्योंकि उसका हीट निकल रहा है ना। तो अगर आप खड़े हो वहां पे गैस के सामने तो आपको भी उसका हीट फील होता है। तो यहाँ पे कूलिंग नहीं होगा, यहाँ पे कूलिंग होता है। तो ये चार डिफरेंस याद रखना इवेपोरेशन और कूलिंग के बीच में। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट अपन ना क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आप लोग एनसीईआरटी निकाल लेना, एनसीईआरटी बुक है सबके पास?
निकाल लीजिए एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में आपका क्वेश्चन आंसर है, देखो एक बार। मेरा क्या जयती यस सर। एंड दर्शना। यस सर। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, मुझे दो मिनट में देखिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब बहुत सारी चीजें लिखी हुई है इसमें, चेयर है, एयर है, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, हॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन सा मैटर है, कौन सा मैटर नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? यस सर। डेफिनेशन यस क्लियर, सर। डेफिनेशन क्लियर रहनी चाहिए। क्या थी डेफिनेशन? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, उससे हम मैटर बोलते हैं। तो अब एक एक करके पढ़ते चलो। चेयर का तो स्पेस भी है, चेयर एक जगह ले रहा है ना, और उसका एक मास भी है, तो चेयर मैटर होगा, यस सर। है ना? यस सर। व्हाट अबाउट एयर? यस और नो बोलते जाओ बस, ठीक है। एयर, मैटर सर। यस सर। यस। यस सर। लव, नो। लव नहीं ना, लव इज अ फीलिंग। लव क्या है? फीलिंग है, इट इज नॉट अ मैटर, ठीक है, कोई चीज नहीं है। स्मेल, नो। नो। नो, नो। स्मेल भी नहीं। हाँ, किसी चीज की स्मेल बोलोगे तो मैटर है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि किसी चीज की स्मेल मतलब उसका मॉलिक्यूल होगा ना जो आप स्मेल कर रहे हैं, बट स्मेल तो एक जस्ट एक सेंस है। समझ में आ रहा है? स्मेल इज नॉट अ मैटर। आगे बढ़ू। यस सर। यस सर। हेट, नो। ये भी एक तरह का फीलिंग है ना। हेट इज नॉट अ मैटर। आलमंड्स, यस। 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 श्रेयांश, यस सर। थॉट, नो सर। नो सर। नो, नो है ना, थॉट विल बी नो। नेक्स्ट, कोल्ड, यस सर। कोल्ड भी नो। लेमन, लेमन वाटर, सॉरी, लेमन वाटर ही है ना क्या? लेमन वाटर, यस। यस। यस एंड सर। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, यस सर। जब एयर आपका मैटर है तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी तो एयर में ही बह के आ रही है ना, फ्लो के आ रही है। मैंने अभी तो बोला कि स्मेल नहीं होगा, पर किसी चीज का स्मेल मैटर होगा, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम विल बी अ मैटर, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ सर। चलो देखो अगला क्वेश्चन। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। साथ में कॉपी भी रखे और आंसर लिखेंगे इसका अपन। सब रखे कॉपी पेन? यस सर। यस सर। कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा इसका आंसर? सर मैं क्या होगा? सर वहाँ पे मतलब फूड जब हॉट होता है तो मतलब उसमें से बोलते हैं फिनोमिना को क्या? भाप निकल रही है। इज द फिनोमिना नोन एज? सर मैं बोलूं? हाँ बोलना। यस सर। सर, द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड, मैम, माकी सर, it has more space than compared to cold food, ma'am. So Maki, sir, so it will reach more faster than the cold food. एक फिनोमिना हमने पढ़ा इसके लिए, मैंने एग्जांपल भी ये दिया था कि गर्म खाने की स्मेल हमको हॉल तक आ जाती है। किचन में खाना बनाती है मम्मी, और हमको हॉल तक स्मेल आती है। फिर मैंने आपको अगरबत्ती का एग्जांपल भी दिया था उसमें। यस सर। वो बोल रहा ना, वर्ड क्या था, व्हाट वाज द फिनोमिना नोन एज? सर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, वेरी गुड। किसने दिया ये, जयती की रचना? सर मैंने। मैं मतलब क्या होता है? जयती। जयती। डिफ्यूजन इज द फिनोमिना। मैंने जयती को तो पढ़ाया ही नहीं है,
ये तो क्लास जैसी अटेंड नहीं करी, आप चारों को पढ़ाए हो, आप बता नहीं पा रहे हो। ये तो बेइज्जती हो रही है मेरी। जैसी क्या लग रहा होगा, अरे सर इन लोगों को पढ़ाया, इनको तो पता नहीं है। मैं तो पढ़ी नहीं कभी सर से ये वाला टॉपिक और मुझे पता है आंसर। कैसे रचना, श्रेयांश, पहली बार वर्ड सुन रहे हो डिफ्यूजन? No, यस sir. सर। यस सर बोल रहे हो। मकी सर, सुनाऊं सर? रचना, Yes, sir. अरे डिफ्यूजन सुने हैं ना वर्ड? हाँ सर. तो क्या होता है एक्चुअली, जो आपका रीजन है ना वो क्या है? डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये एक्चुअली मेन रीजन है। डिफ्यूजन तो देखो, ठंडे खाने की भी स्मेल आएगी, गर्म खाने की भी स्मेल आएगी, बट गर्म खाने का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसलिए उसकी स्मेल हमको जल्दी आएगी, दूर से आ जाती है। और वो ठंडे खाने को मुझे ऐसे नाक के पास लेके आना पड़ेगा स्मेल करने के लिए। समझिए? तो इसका आंसर लिखिए, पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। देख रहे हो आप तीनों भी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Particles of hot sizzling food possess large kinetic energy. Possess possess large kinetic energy and diffuse in air rapidly. And diffuse in air rapidly, fastly. तो दो फैक्टर अपन लिखेंगे, डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी, दोनों लिखना जरूरी है, ठीक है? तो डिफ्यूज इन एयर रैपिडली एंड रीच सेवरल मीटर्स अवे, एंड रीच सेवरल मीटर्स अवे। Whereas particles of cold food, whereas particles of cold food, whereas particles of cold food possess less kinetic energy, less kinetic energy, less kinetic energy, and are not able to reach several meters away. kinetic energy कम है तो उतनी तेजी से नहीं आ पाएंगे, ठीक है? and are not able to reach several meters away. ठीक है, आप तीनों को क्लियर है? Yes, यस। sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसी पेज में, पेज नंबर 3 में है, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? डाइवर समझते हैं ना, कोई जो गोताखोर बोलते हैं उसको, तो पानी में जंप करके ऐसा डाइव करता है ना, उसको स्विम करता है, तो वो स्विमिंग पूल में Yes, ऐसा कैसे स्विम कर पा रहा है, उसका रीजन मतलब अपन कौन सी मैटर की प्रॉपर्टी को बोल के जस्टिफाई करेंगे ये चीज? तो ये चीज मैं सॉलिड में कर सकता हूँ टेबल में, तो इसमें कैसे कर पा रहे हैं? no. सर बिकॉज सर लिक्विड हैज मोर स्पेस बिटवीन देम, इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या है, हमने पॉइंट इंटरमोलिकुलर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती है, तो सॉलिड में वो स्पेसेस कम होती है, लिक्विड में वो स्पेस ज्यादा होती है। दैट इज व्हाई ही इज एबल टू कट। जैसे एयर को भी आराम से करने दो, यहाँ की एयर कट किया मैंने, है ना? तो एयर को हम कट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वहां पे भी स्पेसेस अच्छी खासी है और लिक्विड में भी स्पेसेस अच्छी है। देखो इसका आंसर, this shows that this shows that this shows that the particles of matter, this shows that the particles of matter, आप लोग ऊपर पेज नंबर लिख लेना ना, क्वेश्चन मत लिखो पूरा, पर पेज नंबर ऊपर जरूर लिख लेना, वरना ढूंढते रहोगे किस चीज का आंसर है ये। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख लेना। This shows that particles of matter have spaces between them, have spaces between them.
ठीक है, particles of matter have spaces between them and the interparticle force of attraction and the interparticle force of attraction and the interparticle force of attraction between liquid particles and the interparticle force of attraction between liquid particles are not very strong, are not very strong. दोनों ही चीजें, स्पेस ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम है, are not very strong. Hence the force applied by diver, hence the force applied by diver, hence the force applied by diver, hence the force applied by diver is enough to overcome the forces of attraction, is enough to overcome these forces of attraction, is enough to overcome these forces of attraction. ठीक है, क्लियर है आप तीनों को? लिख रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो उसी पेज का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़िए. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? इन जनरल पूछा है आपसे, इन जनरल कि किसी भी मैटर की कौन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी को याद है कुछ? Sir, space and volume. Sir, space and ओके, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती है. ओके, फर्स्ट पॉइंट. और diffusion. हाँ Diffusion. ठीक है, दे कैन डिफ्यूज, बट ठीक है, चलो ठीक है. मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं अपन. सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक तो वो किससे बना है, मैटर किससे बना है? Mass and volume. क्या बोले? Mass. मास, मास बोल रहे हो आप? Matter are made up of atom. एग्जैक्टली, सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए. देखो फर्स्ट पॉइंट, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, ऑल मैटर, हर मैटर की बात कर रहे हैं अपन जनरल. ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ very small particles called atoms, called atoms. सेकेंड पॉइंट जो श्रेयांश ने बताया स्पेसेस वाला, सेकेंड पॉइंट लिखिए. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, particles of matter have spaces between them. ये अपन ना पढ़े हैं, एक पॉइंट एक आपका स्लाइड में अगर आप लोग को दिखाऊं तो देखो ये रहा, इतना है दर्शना. Yes, sir. थर्ड पॉइंट, particles of matter are continuously moving, particles of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. And fourth point लिख लो, particles of matter attract each other, particles of matter attract each other. क्लियर है सभी को? Sir, can you repeat the third point? ये वाला पॉइंट है थर्ड. The particles are constantly moving या continuously moving?
यस सर। एंड फोर्थ पॉइंट है अट्रैक्शन वाला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सभी को चारों पॉइंट क्लियर है ना? यस सर। जो 4 पॉइंट हमने लिखे हैं ना, ये हर मैटर के लिए उसका कॉमन पॉइंट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 6 में आ जाओ। पेज नंबर 6 एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 है ना? आप तीनों के पास बुक है ना? यस सर। ओके, Yes. देखो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़ो। डेंसिटी पढ़े थे अपन, आप लोग पता ना पेट्रोल की डेंसिटी कितनी होती है, फिर डेंसिटी का मैंने पूरा मतलब समझाया था, आप लोग को याद है? यस सर। डेंसिटी का फॉर्मूला आपने यही देखा था, तो यहाँ लिखा है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। तो अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। जो सारी चीजें दी हुई है ना, सारे मैटर जो दिए हुए हैं ना, आपको बताना है कि इसमें सबसे कम डेंसिटी किसकी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है। चलो पढ़ो एक बार सारे चीजों को पढ़ो। एयर है, देन आपका वाटर, सॉरी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है, हनी है, वाटर है, चॉक है, कॉटन है, आयरन है। अरेंज करो उसको जल्दी, 2 मिनट लो। कोई कहीं से देख के नहीं बताएगा, ठीक है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, उसकी डेंसिटी कम होती है। याद आ रहा है? और सॉलिड लिक्विड गैस की बात करेंगे तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की, और गैस की सबसे कम होती है। इंक्रीजिंग सबसे कम किसकी होनी चाहिए, क्या लगता है आप लोग को? सर एयर। एयर। ओके, व्हाट अबाउट एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी? उसका क्यों नहीं? देखो हम हमारे पास जितनी चीजें दी हुई है ना, उसमें आपका गैस वाले दो चीजें हैं, एक एयर और एक एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। ये एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? चिमनी क्या होती है? यस सर। जो सर वो जो गैस से जो हवा आता है ना, सोखता है। गर्म होगी ना? यस सर, ये गैस से गर्म होती है। एग्जॉस्ट गर्म होती है, और गर्म होगी तो ये ज्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं करेगी, ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, तो इसका वॉल्यूम और ज्यादा होगा कंपैरेटिवली एयर से। तो डेंसिटी इसकी कम होनी चाहिए ना? क्या बोलते हैं, जल्दी सोचो एक बार। जेटी एंड दर्शन, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। चिमनी जो आपकी एग्जॉस्ट गैस दे रही है, गर्म हवा दे रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एयर से, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो वो और ज्यादा ट्रैवल करेंगे, और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, और अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है ना तो डेंसिटी कम होती है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी सबसे पहले आएगा, फिर आपका एयर आएगा। समझ गया कि श्रेयांश? यस सर। अब देखो बाकी सब चीजों में, अब लिक्विड कौन कौन सा है, देखो इसमें वाटर लिक्विड है, हनी लिक्विड है, और आपको कॉटन भी दिया हुआ है, कॉटन मतलब रुई। तो क्या लगता है कि वाटर और हनी से डेंसिटी ज्यादा होगी कॉटन की कि कम होगी? कॉटन हल्का होता है ना बहुत, कम होगी। कॉटन ही कम होगी, तो आपका कॉटन आ जाएगा पहले, फिर आपका आएगा वाटर, फिर आएगा आपका हनी। समझ रहे हो क्या? ओके। वाटर और हनी में हनी का ज्यादा क्यों आएगा डेंसिटी? क्योंकि आप हनी को देखो तो बड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है ना। सर क्योंकि सर जब हम लोग ये दोनों को मिक्स करेंगे तो सर मतलब कि हनी नीचे आ जाएगा। हाँ वो भी एक कारण है। तो आप ऐसे देखो ना कि मेरे पास अगर 1 किलो पानी है या 1 लीटर पानी है, और मेरे पास 1 लीटर हनी है, तो हनी क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है, तो वो कम जगह लेगा। समझ रहे हो? और आपका पानी क्या है, पतला लिक्विड है, फैल जाएगा, ज्यादा जगह लेगा।
समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। आप एक बॉटल हनी की लो और एक बॉटल पानी की लो, दोनों को ऐसे करो, पहले कौन नीचे आएगा? सर वाटर। पानी। समझ रहे हैं? मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, इसलिए पहले वाटर आएगा, डेंसिटी कम होगी, और उसके बाद हनी। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. अब इसके बाद क्या आएगा? दो और बचेगा। पहले आएगा चौक, और सबसे लास्ट में आएगा आपका। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? तो अभी पूछो। नो सर, नो डाउट। Yes, sir. No, नहीं no. है? हाँ, ठीक। चलिए, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी पेज में सेकंड क्वेश्चन है आपका। Tabulate the differences in the characteristic of states of matter. ये तो पूरा अपन ने लिखा है 10 प्रॉपर्टी, याद है? यस सर। ये दो स्लाइड थी ना, एक ये वाली और एक ये वाली, दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद इसी में सेकंड पॉइंट क्या बोला? कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी हमने लिखा है, कंप्रेसिबिलिटी भी लिखा है, फ्लूइडिटी भी लिखा है, फिलिंग अ गैस कंटेनर, इसके बारे में क्या बोलेंगे अपन? एक कंटेनर को अगर भरना है तो क्या होगा? कॉम्प्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो अलग से दिया हुआ है। फिलिंग का मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप सॉलिड को भरोगे एक कंटेनर में, तो क्या सॉलिड पूरा जगह घेर लेगा क्या? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ये आपका बड़ा सा कंटेनर है और ये रहा आपका सॉलिड, तो अगर आपने इस सॉलिड को इस कंटेनर में डाला तो ये इतनी जगह लेगा जितना वो बाहर ले रहा था, मतलब इट विल नॉट फिल दिस कंटेनर। पर अगर आपने इसी कंटेनर में किसी गैस को डाला, तो गैस आप कितनी भी डालो, ये गैस इस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी। लाइक दिस, भले वो कम गैस क्यों ना हो सकता है ये गैस एक छोटे कंटेनर में भी आ जाती, पर क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है कि ये कितने भी, अभी और बड़ा कंटेनर भी ले लूंगा ना, तब भी ये गैस पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी। समझ रहे हो? यस सर। तो फिलिंग अ Yes, sir. कंटेनर का मतलब क्या है? आपकी गैस आपके कंटेनर को कंप्लीटली फिल करती है, जबकि सॉलिड लिक्विड ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। और आप लोगों को याद होगा गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, याद है ये पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो just because gas have no definite volume, it completely fills all the container in which it is kept. ठीक है? के बाद शेप के बारे में हमने बात की है, इस डिफरेंस में काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की है और डेंसिटी के बारे में बात की है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, मैं नहीं लिखा उसको। यस सर, हो जाएगा। ये पीडीएफ सबके पास है ना? Yes, sir. यस सर। है ना? जैसे ही आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, यस सर। ठीक है? तो ये डिफरेंसेस आपको वहां से लिख लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी पेज में क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी जो अपन बात की ना फर्स्ट क्वेश्चन, तो वही है। अ गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट, इसका कारण लिखना है। चलो लिखते हैं, लिख लो। पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 आंसर ए। लिख रहे हो सब? हेलो? यस यस सर। सर। Yes, sir. लिखिए, लिखिए इसका आंसर। अ गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल, a gas completely fills the vessel just a minute, huh?
चलो आंसर तो लिखते जाओ. A gas completely fills the container in which it is kept because there is negligible force of attraction. There is negligible force of attraction. There सर is. क्या बोल रहे हो? सर हाँ. एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर सकते हैं सर? A gas completely fills the vessel in which it is kept because there is negligible force of attraction. Because there is negligible force of attraction between the particles of gas, between the particles of gas, between the particles of gas thus the gas particles move freely in all directions. Thus the gas particles move freely in all the directions. ठीक है. चलो उसी पेज का सेकंड क्वेश्चन देखो, वही थर्ड का ही बी पार्ट. A gas exerts pressure on the walls of the container. सबको दिख रहा है? Sir. क्वेश्चन बी. यस सर. A gas exerts pressure on the walls of the container. इसका रीजन लिखो. Because the particles of gas, because the particles of gas, because the particles of gas move randomly in all direction, move randomly in all direction, move randomly in all direction at high speed, at high speed, at high speed. Full stop. As a result, as a result, as a result, the particles hit each other. The particles hit HIT, hit each other. अपने आप आपस में तो टकराएंगे और जाके ना उन वॉल से भी टकराएंगे, जो कंटेनर की जो दीवार है ना, वॉल्स, उनसे भी टकराएंगे. Will hit each other and also hit the walls of the container, and also hit the walls of the container with a force, with a force, with a force. These collisions of the gas particles, these collisions of the gas particles, these collisions of the gas particles with the walls of the container, with the walls of the container, with the walls of the container. Sir, your voice is breaking out. Yeah, your voice is. आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? यस सर.
These collisions of the gas particles with the walls of the container exert pressure on the walls of the container. Exert pressure on the walls of the container. These collisions of the gas particles with the walls of the container exert pressure on the walls of the container. दो बार लिख रहे हैं अपन walls of the container, walls of the container. हो गया सबका? Sir, after Exert pressure on the walls of the container. Exert pressure on the walls of the container. ठीक है? yes, sir. चलो थर्ड पढ़ो इसी का थर्ड. A wooden table should be called a solid. Why we are calling a wooden table as a solid? क्या क्या रीजन बोल सकते हो आप? Sir, it has Space sir, नहीं है, okay? very large force of attraction. क्या बोला श्रेयांश? Sir, solids, sir, because the wooden table has large force of attraction and sir, very less intermolecular space. टेबल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ऐसा बोल कि पार्टिकल्स जो टेबल में है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना? Okay, sir. उसके अलावा अपन यही बोल सकते हैं कि वुडन टेबल का एक प्रॉपर शेप है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है. ये क्यों नहीं बोल रहे? सबसे पहले तो अपन यही पढ़े थे, है ना? आप दोनों को समझ में आ रहा है? जयती एंड दर्शना, Yes, sir. तो लिख लो उसमें बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. वुडन टेबल को हम सॉलिड बोल रहे हैं बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. फुल स्टॉप. हार्ड भी होता है ना, रिजिड होता है, कंप्रेस हो सकती है क्या? दोनों पॉइंट लिखते हैं. ये लिखने सब यहां तक. इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. फुल स्टॉप. इट इज वेरी रिजिड. It is very rigid. It is very rigid and cannot be compressed. And cannot be compressed. समझ गए क्या? Yes, sir. अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन किसी के लिए भी आए तो अपन लिख सकते हैं. बोल मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है कि आयरन अलमीरा, लोहे की जो अलमीरा होती है, why it is a solid. सेम आंसर हो जाएगा. समझ गए? Yes, sir. चलो थर्ड का लास्ट डी पार्ट देखो. वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर. ऐसा मूव कर पा रहा हूं, आराम से हाथ को मूव कर पा रहा हूं, है ना? बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट. जानते ना, वो लकड़ी या ब्रिक को फटाक से तोड़ देते हैं. आप जाओ तो आपसे नहीं टूटेगा, है ना? क्योंकि वो एक्सपर्ट है. दे आर द कराटे एक्सपर्ट. उनको पता है कि कैसे तोड़ना है उस ब्रिक को, है ना? बट हम एक नॉर्मल इंसान एयर में आराम से अपना हाथ को मूव कर सकता है. देखो मैंने काट दिया सही है ना? उसका आंसर लिखो. बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एयर, because the particles of air, because the particles of air have large intermolecular spaces, because the particles of air have large intermolecular spaces, large intermolecular spaces and least force of attraction between them, and least LEAST, least force of attraction between them. Thus one can easily move the hand. Thus one can easily move the hand. Thus, one can easily move the hand in air. In air. In air. अब सॉलिड के बारे में लिख लेते हैं 2 लाइन.
Thus, one can easily move the hand in air. Full stop. However, the particles of solid, however, the particles of solid, however, the particles of solid have minimum intermolecular space, have minimum intermolecular space, minimum intermolecular space and maximum force of attraction. Just उल्टा है, वहां हमने स्पेस मैक्सिमम लिखी थी, फोर्स मिनिमम लिखा था, यहाँ पे हम स्पेस मिनिमम लिख रहे हैं एंड फोर्स मैक्सिमम लिख रहे हैं. However, the particles of solid have minimum intermolecular space and maximum force of attraction. Stop. Thus, a greater amount of force. Thus, a greater amount of force is required to move. Thus, a greater amount of force is required to move. Is required to move hand through a solid block of wood. Hand through a solid block of wood. Thus, a greater amount of force is required to move hand through a solid block of wood. ठीक है? क्लियर है सबको? आप तीनों क्लियर है? श्रेयांश, जयती एंड दर्शना? Yes, sir. इसका फोर्थ ना अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ कि आप लोग ट्राई कर पाओगे ऊपर से, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज तक खत्म कर दें. पेज नंबर 9 में आना. पेज नंबर 9, पेज नंबर 9. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बनाएंगे. वो टेम्परेचर वाला है, पढ़े ना अपन ये कन्वर्जन Yes, sir. केल्विन टू सेल्सियस वाला. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन करना, ये होमवर्क रहेगा. Yes. उसके बाद आप आ जाओ एक्सरसाइज में, पेज नंबर 12. उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, पढ़ेगा. वही है, टेम्परेचर वाला ही है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 भी बनेगा. देखो अभी पढ़ के देखो क्वेश्चन नंबर 6 को. अभी अपन ने वो टेबल के लिखा था ना कि टेबल सॉलिड क्यों है, वैसे ही पूछा है कि वाटर लिक्विड क्यों है, आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों है. हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 6. Yes, sir. उसका क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में ना आपको ABCDEF का नाम लिखना है. ABCDEF प्रोसेसेस है सारे, समझ रहे हो. जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ. सॉलिड से लिक्विड वाला जो प्रोसेस है वो ए है, और ए का नाम क्या हो जाएगा? फ्यूजन या मेल्टिंग. बाकी हो जाएगा दर्शना, श्रेयांश. Yes, sir. हो जाएगा. यस सर. ठीक है. तो जो मैंने भी आपको क्वेश्चन बोला ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में अपने से करके आओगे. फिर बच्चे भी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करके एक चैप्टर वाइंड अप करेंगे. देन विल स्टार्ट विद मोशन. अगला चैप्टर हम फिजिक्स का चालू करेंगे, मोशन. ठीक है, चलिए, थैंक यू.